सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को जमकर हाल ही में फटकारा था, लेकिन इससे न तो केजरीवाल को कोई फर्क पड़ा और न ही भगवंत मान को। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाई जा रही है और दिल्ली के लोगों का दम घुटता जा रहा है। कहीं भी इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल फिर ऑड इवन का फर्जी स्कीम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसे कोर्ट ने बेकार स्कीम बताया था। केजरीवाल के इस आइटम पॉलिसी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि आप बीते 6 सालों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ऑड इवन मामले को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने पूछा था कि दूसरे राज्यों से टैक्सी दिल्ली आने पर क्या कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप टैक्सी के लिए भी ऑड इवन लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है? आप अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों का प्रदूषण 17% है, जबकि आपकी योजना में इसमें मामूली असर पड़ता है। आप ये करना चाहते हैं, कीजिए, ताकि कल को ये न कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते प्रदूषण नहीं घट रहा। सच ये है कि लोग भगवान भरोसे हैं। कभी हवा का बहना उनकी मदद करता है, कभी बारिश मदद करती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। कोर्ट ने आगे कहा कि आज दिल्ली में बारिश हुई है, शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उनकी सहायता की। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता। पंजाब में पराली जलाए जाने के तर्क को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि धान की खेती से पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हम एक और रेगिस्तान नहीं देखना चाहते। वहां पर धान की जगह किसी और फसल को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें ये बताइए कि पराली जलाने के लिए हम किसे जिम्मेदार माने। पराली का जलना रुकना बेहद जरूरी है। इस दिशा में काम होना चाहिए। अच्छा यही रहेगा, फसल का तरीका बदला जाए या फिर मशीनों के जरिए पराली का समाधान किया जाए, लेकिन मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि ऑड इवन योजना सही है और इससे फायदा होता है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि डेटा को रिकॉर्ड पर अपडेट नहीं रखा जा रहा। स्मॉग टावर के बंद होने पर डीपीसीसी ने कहा कि स्मॉग टावर प्रायोगिक आधार पर स्थापित किया गया था। स्मॉग टावर का प्रभाव क्षेत्र 2 किलोमीटर तक होने की उम्मीद थी। जून से सितंबर अक्टूबर तक बारिश होने के कारण स्मॉग टावर को बंद करना पड़ा। बारिश के दौरान इसे चलाया नहीं जा सकता। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण पर जस्टिस कौल ने कहा, हर साल ऐसा होता है। 6 साल से हर कोई पूछ रहा है। डेटा प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण थी, ये हमें बताया गया। तो अगर मुझे सही से याद है तो एमएक्स ने कहा था कि डेटा मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दर्शन हीरानंदानी से जिस तरह का गिफ्ट महुआ मोइत्रा लिया करती थीं, दिवाली के मौके पर दिल्ली में उस तरह के गिफ्ट्स खूब दिए और लिए जाते हैं। दिवाली में तो ये सब खुलेआम होता है, मानो सबको इस बात की आज़ादी होती है कि जितना चाहे गिफ्ट ले लो, जितना चाहे गिफ्ट दे दो, और अगर आप सत्ता में हैं तो एक दिवाली ही काफ़ी है माला माल होने के लिए। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश न होने के बहानों में एक बहाना दिवाली भी बताया था। अब दिवाली के गिफ्ट्स कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? संजय शाह और मनीष सिसोदिया का भी दिल दिवाली में मिलने वाले गिफ्ट्स के लिए मचलने लगा। इसके लिए उन्हें जेल से छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को दिवाली काली करने वाले संजय सिंह को दिवाली रोशन करने का मौका नहीं दिया और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी। शराब घोटाला मामले में रिश्वत की 2 करोड़ कैश में डकारने वाले संजय सिंह को पेशी के दौरान कोर्ट ने विकास कार्यों के संबंध में 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। मानहानि के केस में उन्हें पंजाब भी ले जाने की इजाज़त दी गई। संजय सिंह को अमृतसर की अदालत में पेश होना है। इससे पहले संजय सिंह 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश हुए और तब अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 10 नवंबर तक के लिए जेल में भेज दिया था। तब कोर्ट ने उन्हें पारिवारिक खर्च के लिए 2 चेक साइन करने की अनुमति दी थी। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को अपने आवास से गिरफ्तार किया था। उनके आवास पर छापेमारी और करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 दिन तक ईडी रिमांड पर रहने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा। संजय सिंह के दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की गई और इस केस में आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद है। ईडी का दावा है कि विवादित शराब नीति में संजय सिंह की भूमिका काफी अहम थी और उन तक रिश्वत की रकम पहुंची थी। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं। शराब घोटाला की जांच अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को ही गैरकानूनी बताकर उसे वापस लेने को कह डाला। लेकिन इससे केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने वाली नहीं हैं। आज नहीं तो कल उन्हें ईडी के पास जाना ही होगा, क्योंकि 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का एक सिरा केजरीवाल तक पहुंच चुका है। दिल्ली आबकारी नीति केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की मांग को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अगर 5 दिन नहीं दे सकते तो 2 दिन की इजाजत दे दीजिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी पहले इस तरह से पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत के लिए आना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या दोनों जांच एजेंसी से मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी दस्तावेजों की जांच नहीं की है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इसमें से कई मेडिकल सर्टिफिकेट हाईकोर्ट में भी लगे थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 11 नवंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दी। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े दोनों मामलों में यानी ईडी और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा था, जब शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया के पास कई विभागों का जिम्मा था, जिसमें आबकारी विभाग भी शामिल था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया था। पीएम मोदी और बीजेपी से नफरत करने वाले नेताओं ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना लिया, लेकिन जैसे ही गठबंधन बनकर खड़ा हुआ, मोदी और बीजेपी को लेकर नफरत इतनी गहरी हो गई कि देश से लेकर धर्म तक, राम से लेकर हनुमान तक विपक्षी दलों के नेता उठकर खड़े हो गए। तमिलनाडु से सनातन धर्म को खत्म करने की आवाज उठी तो यूपी से होते हुए बिहार तक जा पहुंची। डीएमके, समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी के नेता धर्म और राम विरोधी बयान देने लगे। कांग्रेस का कहना ही क्या, पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी भी जब इसी राह पर हैं तो फिर पूरी पार्टी उनके पीछे पीछे चलने को बेताब है। कांग्रेस की इसी सोच पर पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम से ही नफरत करते हैं। ये लोग हिंदुत्व से ही नहीं बल्कि हिंदू से भी इन्हें चिढ़ है। हिंदू धर्म गुरुओं का ये लोग अपमान करना चाहते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि राजनीति में भाषा तो सांकेतिक ही रहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि कांग्रेस में ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसा सोचते हैं। असल में पहले भी राहुल गांधी और खास तौर से जयराम रमेश के बयानों पर आचार्य तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन बनाने का मकसद यही है कि मोदी और भाजपा को हटा दिया जाए। ये दुख की बात है, ये लोग मोदी और भाजपा से नफरत करते करते देश के ही खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो देश का सौभाग्य है कि हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन देखने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की तो कोई पहचान ही नहीं है। प्रियंका गांधी से ज़्यादा पूरे विपक्ष और मैं दूसरा कोई नेता नहीं है। यदि कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो फिर प्रियंका को ही पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी और महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने महिलाओं का भरी विधानसभा में अपमान किया, लेकिन किसी ने भी विपक्षी गठबंधन से इस पर कुछ नहीं कहा।
कृष्णम ने कहा कि ये विडंबना है कि विपक्ष गलतियां खुद करता है और फिर उसके साथ पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराता है, और खुद ही सोचने की बात है कि अब नीतीश कुमार ने जो कहा उसके लिए क्या हम मोदी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कांग्रेस में रहते हुए पार्टी पर हमला बोलने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी में रहने का मतलब ही नहीं है, सच न कहा जाए, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही कहलाता है। क्या वंदे मातरम, सनातन धर्म और देश के बारे में बात करने का मतलब भाजपा ज्वाइन करना है? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भगवान राम के बिना तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से एलर्जी है। उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद मेरी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक विशेष वोट बैंक के डर से कांग्रेस प्रभु श्री राम से दूरी बनाए रखती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले उनके नेता और तथाकथित हनुमान भक्त श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर हर मंदिर का दौरा करते हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि मेरी चुनौती बनी हुई है, वे रामलला विराजमान के दर्शन कब करेंगे। दिल्ली में शराब सहित कई घोटालों के कारण पहले से ही हंगामा मचा है। इन सब के बीच सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले का मामला सामने आया, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत तेज हो गई। विजिलेंस विभाग ने जैसे ही इस मामले की फाइल एलजी को भेजी, एलजी वीके सक्सेना ने बिना वक्त गंवाए मामले की सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय के पास फाइल भेज दी। इस मामले में सस्पेंड किए गए अधिकारी हेमंत कुमार को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति तक नहीं दी गई, क्योंकि इनकी वजह से दिल्ली को पूरे 353 करोड़ की चपत लगने वाली थी। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे का भी नाम सामने आया। मामला 19 एकड़ की जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुआवजा बढ़ाए जाने के संबंध में पिछले 3 अधिकारियों के मुआवजा बढ़ाने से इनकार करने के बाद नरेश कुमार ने मुख्य सचिव बनने के 40 दिन के बाद हेमंत कुमार साउथ वेस्ट जिले के डीएम बने, और इसमें उन्होंने जमीन की मुआवजा राशि 41 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए करने का आदेश जारी कर दिया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी थी। साल 2018 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बमनोली गांव में 19 एकड़ के भूखंड का अधिग्रहण करने के लिए 41 करोड़ 50 लाख का मुआवजा तय हुआ। साल 2018 में मुआवजे की रकम कुल 41 करोड़ 52 लाख रुपए तय हुई, लेकिन मई 2023 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए कर दी, यानी तकरीबन 9 गुना इसकी बढ़ोतरी कर दी गई। डीएम हेमंत कुमार ने पीछे तर्क दिया कि इस जमीन को पहले कृषि भूमि बता दिया गया था, लेकिन ये कृषि भूमि नहीं है, ये कम घनत्व वाली रिहायशी भूमि है, इसलिए इसका मूल्यांकन इस हिसाब से किया गया है। एनएचआई को जब दाल में कुछ काला लगा तो ऑडिट करवाई गई और पता चला कि पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1 किलोमीटर सड़क बनाने की लागत करीब 18 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, लेकिन बाद में 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर लागत 251 करोड़ रुपए आने लगी। ये मुआवजा 2 व्यवसायियों सुभाष कथूरिया और विनोद कथूरिया को जाना था, क्योंकि जमीन उनके नाम पर थी। सुभाष कथूरिया के दामाद असन सरीन उसी कंपनी के मालिक हैं जिसमें मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान काम करता है। आरोप है कि मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान जिन 3 कंपनीज में डायरेक्टर के पद पर हैं, वे तीनों कंपनीज किसी न किसी रूप से अनंतराज लिमिटेड यानी सुभाष कथूरिया की कंपनी से जुड़ी हुई हैं या मुआवजे के लाभार्थी के संबंध में हैं। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने 2013 बैच के आईएएस हेमंत कुमार के बड़े भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। जांच में हेमंत कुमार के वरिष्ठ अधिकारी डिविजनल कमिश्नर भी शामिल थे। रिपोर्ट में विजिलेंस विभाग ने लिखा कि अगर हेमंत कुमार के मुआवजा बढ़ाने के फैसले पर अमल किया जाता तो सरकार पर 312 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ता। रिपोर्ट में हेमंत कुमार के फैसले को बड़ा ब्लंडर बताया गया। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने यह रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी। 19 अक्टूबर को विनय कुमार सक्सेना ने जांच की सिफारिश करते हुए यह फाइल गृह मंत्रालय को भेज दी थी। 20 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार का ट्रांसफर अंडमान और निकोबार से होने को रोक दिया और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी भी दे दी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे उनका ट्रांसफर रोका जा रहा है। वे और जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही रहेंगे। फिलहाल हेमंत कुमार सस्पेंड चल रहे हैं और उन्हें बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। You report News of India. महाराष्ट्र पंचायत चुनावों में शरद पवार और ठाकरे को करारी मार झेलनी पड़ी, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास कांग्रेस के साथ बने रहना एक किस्म की मजबूरी ही है, लेकिन ऐसी मजबूरी शरद पवार के पास नहीं है। चुनावी मैदान में पटखनी खाने के बाद शरद पवार के गुट में खलबली मची हुई है। इस बीच अचानक अजीत पवार शरद पवार से मिलने गए। शरद पवार से मुलाकात की बात तो ठीक थी, लेकिन मुलाकात के तुरंत बाद अजीत पवार दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंच गए। इस बात को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन तक में खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद शरद पवार कोई बड़ा फैसला करने के मूड में हैं। संभव है कि पार्टी के दोनों गुट एक बार फिर एक हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी गठबंधन के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि गठबंधन के कई दल पहले से ही आपस में झगड़ रहे हैं।
अजीत पवार और अमित शाह की मुलाकात ऐसे समय में होगी जब अजीत पवार ग्रुप की दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। इसके अलावा शरद पवार से मिलने के तुरंत बाद अजीत पवार का दिल्ली आकर शाह से मुलाकात करने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि तमाम अटकलों को खारिज करते हुए शरद पवार की बहन सरोज पाटिल ने कहा कि सारी मुलाकात पारिवारिक है। जन्मदिन की वजह से शरद पवार और अजीत पवार की प्रतापराव पवार के साथ घर पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, हम जब मिलते हैं तो हंसते और एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। हम बहुत खुश हैं, काफी लंबे समय के बाद मिले। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि दोनों नेताओं में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पारिवारिक है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो ऐसे में पार्टी को लेकर सवाल कीजिए। अजीत पवार मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर अमित शाह से चर्चा कर सकते हैं। ऐसी संभावना इस कारण जताई जा रही है क्योंकि आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। मनोज जरांगे ने कहा कि वे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अपनी मांग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 नवंबर से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। अजीत पवार के नेतृत्व में कई विधायकों ने कुछ महीने पहले ही बगावत कर दी थी। इसके बाद ये लोग सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। इस सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी में इस टूट के बाद अजीत पवार और शरद पवार कई दफे मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि दोनों गुट पार्टी के चुनाव सिंबल पर दावा कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। एक कुत्ते के लिए महुआ ने अपना दोस्त गंवाया, दुश्मनी खरीदी और उसी दुश्मनी की वजह से लोकसभा की सदस्यता छिन जाना तय है। इतना ही नहीं, महुआ के अपराधों की जांच शुरू हो गई है और गिरफ्तारी भी मुमकिन है। लेकिन जिस कुत्ते को जबरन हासिल करने के लिए महुआ मोइत्रा ने इतनी मुसीबतें मोल ली, दुनिया के सामने एक नेता से रिश्वतखोर सांसद बन गई, उसी कुत्ते को गिरफ्तारी के डर से महुआ को चुपचाप वापस लौटाना पड़ा। जिस वकील जयानंत देहद्राई के कुत्ते हेनरी को चोरी करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा, उसी वकील ने महुआ के रिश्वतखोरी का सारा भांडा फोड़ दिया, क्योंकि वही वकील महुआ का कभी हम प्याला हम निवाला हुआ करता था। महुआ का कोई राज उसके सामने राज नहीं था और उसने एक झटके में ही महुआ का सर्वनाश कर दिया। अब महुआ कोई भी तर्क देती रहे, कोई भी दावा करती रहे, लेकिन रिश्वतखोरी का जो दाग उन पर लगा है वो कभी मिटने वाला नहीं है। जयानंत देहद्राई को जैसे ही उनका पालतू कुत्ता मिला, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हेनरी का वेलकम। उन्होंने समर्थन और प्रेयर के लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। हेनरी को दुलारते हुए जयानंत देहद्राई वीडियो में कहते हुए सुन रहे हैं, मोटा हो गया है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। कुछ दिन पहले एडवोकेट जय ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पालतू कुत्ते हेनरी के बदले महुआ के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि हेनरी के बदले मुझे अपनी सीबीआई शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे गए पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि सीबीआई को ब्यौरा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय को कुत्ता ऐसे समय पर मिला जब कुछ घंटे पहले ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और उनके लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी। अब लोकसभा अध्यक्ष की मोहर लगते ही महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाएगा। एडवोकेट जयानंत देहद्राई महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद के खिलाफ नए आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि महुआ 5-6 नवंबर को बिना बताए उनके घर आई थी। आज उन्हें उनका कुत्ता मिल गया। ऐसे में लग रहा है कि शायद कुत्ते को लेकर दोनों में डील हो गई है। जय ने आरोप लगाया था कि हेनरी को महुआ ने अवैध तरीके से अपने पास रखा हुआ है। उन्होंने इसे 2 साल पहले 75,000 रुपए में दिल्ली के जनकपुरी की एक दुकान से खरीदा था। जयानंत ने पुलिस को कुत्ते को खरीदने की रसीद भी दी थी। कुत्ता भले ही महुआ ने वापस कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ जो शिकायतें सीबीआई से की गई वह अब भी चाहकर वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अब बात काफी आगे निकल चुकी है। लोकसभा ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है और आचार समिति ने भी सरकार से मामले की जांच करने का आग्रह किया है। जातीय जनगणना और फिर आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर उन्होंने खुद ही पानी फेर दिया। पहले विधानसभा में महिलाओं को लेकर अश्लील बातें कह दी और वह भी पूरी बेशर्मी के साथ। हद तो तब हो गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें रोकना चाहा तो नीतीश कुमार ने उन्हें बैठ जाने का आदेश दे डाला। विधानसभा अध्यक्ष पूरा रस लेकर नीतीश कुमार की गंदी बातें सुनते रहे। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उन्हें नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था, लेकिन वे भला ऐसा क्यों करते। उन्हीं नीतीश की कृपा से उन्हें यह कुर्सी मिली है। रही सही कसर तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी। तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे हैं ये तो हर कोई जानता, लेकिन नीतीश की टिप्पणी पर सफाई देते वक्त वे तेजस्वी जीव विज्ञान पढ़ाने लगे। विधानसभा में नीतीश ने अपनी तो कर ली, लेकिन उसके बाद बिहार तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, दूर दराज अमेरिका से लोगों ने नीतीश कुमार की फजीहत कर डाली।
अगले ही दिन नीतीश ने माफी मांगी, लेकिन क्या उन्हें माफी मिल गई? ये सब जारी ही था कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर आपा खोया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ तू तड़क कर बैठे। दलित नेता का अपमान और महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी के बीच नीतीश कुमार ऐसे फंसे कि विधानसभा में उनका टिक पाना अब मुश्किल हो गया है। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। नीतीश कुमार भागे भागे फिर रहे हैं। बीजेपी ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सीएम के बयान की निंदा की। श्याम बहादुर ने नीतीश के सदन में दिए गए बयान को अश्लील कहा। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा और कहा कि अब जनता के ऊपर है कि वह मुख्यमंत्री को माफी दे या फांसी की सजा। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गलती हुई, मगर उनके पास माफी मांगने के अलावा भी क्या है। उन्होंने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। सबके घर में मां बहन और बाल बच्चे हैं, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की जुबान फिसल गई। वैसे वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पूर्व जेडीयू विधायक ने सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी ने गलत बयान दिया। सीएम नीतीश के बयान की सफाई में उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और विधानसभा में 2 दिन से प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चर्चा अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही। उनके बयान को महिला विरोधी कहा जा रहा है और बीजेपी सीएम पद से इस्तीफे की मांग तक कर चुकी है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार अक्सर ये कहते थे कि अगर उन्हें सीएम के रूप में अपनी उपलब्धियों को एक फ्रेम में दिखाना हो तो वो साइकिल से स्कूल जाती हुई लड़कियों के एक स्केच को दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार ने अपने एक ही बयान से उस स्केच पर कालिक पोत दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने महादलितों की एक नई परिभाषा तैयार करके अत्यंत पिछड़ा वर्गों के साथ दलितों को लुभाकर अपना समर्थन आधार बढ़ाने की कोशिश की। जीतन राम मांझी ने उन्हें टोक दिया। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ा और अपमानित कर डाला, जिसको लेकर विधानसभा और उसके बाहर नीतीश विरोधी माहौल और गर्मा गया।